सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन में बाबा साहब की अहम भूमिका रही है। ये कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश में महत्वपूर्ण है कि सेवाओं का भारतीयकरण करने पर विशेष बल बाबा साहब ने दिया है। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश इसी बात पर फोकस होगा कि सेवाओं के भारतीयकरण पर बाबा साहब के क्या विचार हैं। बाबा साहब के विचार जानने के लिए आज के अम्बेडकर संदेश को आपको देखना होगा, सुनना होगा। आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष रख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ। मेरे साथियों, बाबा साहब यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं भारतीयों की भर्ती के बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए। जिस समय अंग्रेजों का शासन था, आज से 100 वर्ष पहले की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, और उस समय IAS PCS जो बना करते थे अधिकांश तौर पर इंग्लैंड के हुआ करते थे, दूसरे देशों के यूरोपियन हुआ करते थे। लेकिन बाबा साहब ने यहाँ पर विशेष अपना परामर्श देते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की भी भर्ती की जानी चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पर है भारतीयों की भर्ती किस तरह से की जाए। तो इस संबंध में बाबा साहब के जो विचार हैं अब हम आपके समक्ष रखेंगे। BBAIC सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब लिखते हैं कि भारतीयकरण के तर्क को इलिंगटन आयोग ने 1915 में स्वीकार कर लिया था। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, 1915 में, आज से 110 साल पहले की घटना है। भारतीयकरण के तर्क को, यानी कि भारतीयकरण का मतलब क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तर्क को इलिंगटन आयोग ने 1915 में स्वीकार कर लिया था। सुधारों की सफलता के साथ इसके संबंधों पर संयुक्त प्रतिवेदन तैयार करने वालों ने बल दिया और विभिन्न सेवाओं में भारतीयों और यूरोपियों के बीच अनुपात का निर्धारण ली आयोग ने किया और उसे कार्य रूप दिया। इसलिए भारतीयकरण के मामले पर नए सिरे से तर्क, बाबा साहब कहते हैं कि इसलिए भारतीयकरण के मामले पर नए सिरे से तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बताना जरूरी है कि इलिंग्स आयोग और ली आयोग, यानी कि इलिंगटन आयोग और ली आयोग के गठन के अंतराल में इस प्रश्न पर दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। इलिंगटन आयोग के सामने ये प्रश्न था, लोक सेवाओं में कितने भारतीयों को भर्ती किया जाए। लोक सेवाओं में कितने भारतीयों को भर्ती किया जाए, ये प्रश्न था इलिंगटन आयोग के समक्ष, जबकि ली आयोग के सामने प्रश्न था कि कम से कम कितने अंग्रेजों को अब भी भर्ती करना ही होगा। तब बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे खुशी है कि ली आयोग ने इस नए दृष्टिकोण को पूर्ण मान्यता दी। अब जरूरी यह है कि भारतीयों तथा यूरोपियों के अनुपात को निश्चित करने के लिए ली आयोग ने जो सिद्धांत अपनाए थे उनमें जरूरी परिवर्तन किए जाएं ताकि भारतीयकरण की गति को तेज किया जा सके। मेरे विचार में अनुपात को तय करने के लिए मापदंड यह होना चाहिए कि एक विभाग हो और उसे चलाने के लिए मेधावी तथा योग्य भारतीय हों। यदि इन मापदंडों को अपनाना है तो कानून और व्यवस्था, वन विभाग और अन्य तकनीकी विभागों को छोड़कर शेष सभी विभागों में भारतीयों के पक्ष में ली आयोग द्वारा निर्धारित अनुपात को बदलना होगा। बाबा साहब आगे दूसरा बिंदु पर चर्चा करते हैं, लिखते हैं भारतीयों को भुगतान, यानी कि भारतीयों को पेमेंट कितना किया जाए, इस बारे में भी बाबा साहब ने विचार देते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि बाबा साहब चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजों की अपेक्षा वेतन कम मिले। ये हैरानी वाली बात है, लेकिन इसके पीछे का तर्क जानकर आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं भारतीयकरण पर मात्र इसलिए बल नहीं देता कि उसके अपने गुण हैं, बल्कि इसलिए भी कि प्रांत की वित्त व्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। क्योंकि मुझे आशा है कि भारतीयकरण प्रशासन को किफायती बना सकता है। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, भारतीयकरण प्रशासन को किफायती बना सकता है, ये भाषा का तर्क है। भाषा आगे कहते हैं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई औचित्य नजर नहीं आता कि क्यों अखिल भारतीय सेवा की सदस्यता के नाते ये जरूरी हो कि भारतीयों और यूरोपियों के वेतनों में समानता हो। गुण अवगुण की दृष्टि से प्रश्न पर विचार करने के बाद मुझे विश्वास हो चला है कि लोक सेवकों के दोनों वर्गों के लिए एक सा पारिश्रमिक
तर्क संगत रखने में कोई तर्क संगत औचित्य नहीं है। एक वर्ग उन लोक सेवकों का है जो अपने देश से हजारों मील दूर देश में भेजे गए हैं, जहां वे समझते हैं कि वे अपने बच्चों की सही शिक्षा दीक्षा नहीं कर सकते या अपनी सेहत ठीक नहीं रख सकते। हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें विवश होकर निर्विवाद रूप से जीवन यापन के ऊंचे स्तर पर दोहरी गृहस्थी जमानी पड़ती है। ये मजबूरियां उन लोक सेवकों की नहीं हैं जो भारत में ही रहते हैं। अपने यूरोपीय साथियों के विपरीत वे अपने ही देश में काम करते हैं। वे दोहरी गृहस्थी जमाने के चक्कर से मुक्त हैं। जलवायु के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और वे अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर के आदी हैं। जाहिर है कि अपने यूरोपीय साथियों की अपेक्षा उन पर नियमन कम है। यदि उनके सेवा कार्य से जुड़े व्यक्तिगत जोखिम और त्याग के इस अंतर को स्वीकार कर लिया जाए तो मेरे विचार में उन्हें समान आधार पर भुगतान किए जाने का कोई तर्क संगत औचित्य नहीं है। वास्तव में यदि दोनों वर्गों की संपूर्ण स्थिति देखी जाए तो एक बात निश्चित है कि यदि यूरोपीय अधिकारियों का मौजूदा वेतन पर्याप्त है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अधिकारियों को जरूरत से ज्यादा भुगतान हो रहा है। यदि धारणा यह है कि भारतीय अधिकारियों को आवश्यकता से अधिक नहीं मिल रहा है तो उसका अर्थ है कि यूरोपियों को कम वेतन मिलता है। किसी भी दृष्टि से सोचा जाए तो भारतीय और यूरोपीय अधिकारियों को समान वेतन देने की वर्तमान प्रथा अति असंतोषजनक स्थिति पैदा करती है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि समान भुगतान की मौजूदा प्रणाली में यूरोपीय को चाहे पर्याप्त भुगतान होता हो या न होता हो, पर उनके भारतीय साथी निश्चित रूप से आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। अपने इस दृष्टिकोण के अनुसार मैं चाहता हूं कि भारत के आदिवासी अधिकारियों का वेतनमान घटाया जाए। मुझे यकीन है कि वह हर भारतीय इस तर्क से सहमत होगा जो इस बात की पड़ताल करेगा कि विभिन्न प्रांतीय सरकारों की वित्तीय स्थिति क्या है और लोक सेवकों की उपलब्धियों के भुगतान पर होने वाले खर्च के उच्च अनुपात के कारण उनमें से हरेक को गंभीर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मुझे पता है कि कुछ भारतीय ऐसे हैं जो वेतनों की असमानता के सिद्धांत पर आपत्ति करते हैं, परंतु यह ध्यान रखा जाए कि ये आपत्तियां उन भारतीयों की ओर से उठाई जाती हैं जिनमें से अधिकतर लोग सिविल सेवा के लिए भर्ती किए जाते हैं और जो देश के नेता होने का दम भरते हैं। उनका तर्क घृणित, ओछा और थोथा है। ये निस्सार है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वेतन में असमानता के कारण दर्जे में असमानता आ ही जाए। ये मान्य नहीं है क्योंकि इसमें स्वार्थ निहित है। मैं भारतीयकरण के पक्ष में मुख्यतः इसलिए हूँ कि इससे अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत कुछ सुधरेगा मेरे साथ। यानी कि बाबा साहब यहाँ भारतीयकरण के पक्ष में थे अर्थव्यवस्था की वजह से। बाबा साहब भारतीयकरण के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका स्तर सुधर जाएगा और साथ ही साथ बाबा साहब बहुत स्पष्ट क्लियर कट इस बात को कहते हैं कि यदि भारतीयों की अधिक से अधिक भर्ती की जाती है लोक सेवाओं में तो वो वित्तीय जो व्यवस्था है उसको काफ़ी किफ़ायती बना सकते हैं। ये बाबा साहब का विश्वास है भारतीयों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में इतना ही। छोटा सा अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया, लेकिन जो बिंदु हम लेकर चले थे उस बिंदु को यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। बाबा साहब के हुबहू लेख को हमने आपके समक्ष रखा है। अगले अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे भारतीयकरण और पिछड़े वर्गों के दावे क्या है। आखिर भारतीयकरण और पिछड़ा जो वर्ग है जिसको आज वर्तमान में अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, तो उसका क्या तर्क है, क्या दावा है, कल के अम्बेडकर संदेश में हम जल्द लेकर उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि बाबा साहब भारतीयकरण के पक्ष में क्यों थे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीयकरण के पक्ष में क्यों थे। लोक सेवा में भारतीयों की भर्ती अधिक से अधिक क्यों चाहते थे बाबा साहब। इसके पीछे बाबा साहब ने बहुत सुंदर सा तर्क दिया। मेरे साथियों, आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत, इसी उम्मीद के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जरूर शेयर करेंगे अपने स्तर से। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य
कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।